3D ज्योमेट्री में क्या है, आपने 2D ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल, 2D ज्योमेट्री तो सभी ने पढ़ा हुआ है ना यार। तो 2D ज्योमेट्री के अंदर क्या होता है अपने पास, सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास कोई पॉइंट है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम किस तरह से डिसाइड करते हैं, राइट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए हमेशा हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन से हम चले कुछ डिस्टेंस, लेट इट बी से 2 यूनिट्स, एंड देन यहाँ से फिर हम चले ऊपर की तरफ से, मैंने कहा कि ये 3 यूनिट्स है ऊपर, ठीक है। तो हम एक पॉइंट पे पहुंचेंगे, एक पोजीशन पे पहुंचेंगे, और उस पोजीशन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे बोलेंगे कि यार एक्स कोऑर्डिनेट 2 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट 3 हो गया, राइट। तो ये पॉइंट हो गया 2,3। अब हमारे 3D स्पेस, अब 3D स्पेस में यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ साथ क्या होगा, जेड एक्सिस। तो वो जेड एक्सिस मैं क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हमारी जेड एक्सिस, ये जो पेन है ना मेरा स्टाइलस, ये हमारी जेड एक्सिस, राइट। ये क्या है, हमारी जेड एक्सिस। अब यहाँ से देखो, मैं अब क्या बोल रहा हूँ कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मेरी जेड एक्सिस हो गई। अब इस पॉइंट से ही मैं थोड़ा सा और आगे बाहर की तरफ चला, इधर इधर चला, और यहाँ पे आके मैं रुक गया, तो एक पोजीशन मिला फिर से मुझे, राइट। और ये जो मैं इस तरफ चला हूं ना, मैं 5 यूनिट चला। कितना यूनिट चला, 5 यूनिट्स। तो मुझे एक पॉइंट मिला, एक पोजीशन मिली, और इस पोजीशन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, एक्स में 2 चला, वाई में 3 चला, और वाई जेड में 5 चला। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 2, 3, 5। अब बात ये आती है कि सर ये तो 2 डायमेंशनल प्लेन है, अब इस पे हमें 3D वाला कोऑर्डिनेट दिखाना है, तो डेफिनेटली हमें सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन साथ में रखनी पड़ेगी अपनी, कि भाई देखो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये नीचे की तरफ में जेड एक्सिस निकाल, राइट। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हो गई मेरी जेड एक्सिस। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये वाली लाइन ओ जेड वाली, ये लाइन इधर है नहीं एक्चुअल में, ये वाली लाइन ही ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन ही ये वाली लाइन है, राइट। तो अब मैं बोलूंगा कि यार ये जो स्पेस में पॉइंट था 2, 3, 5, इसको मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कुछ, ठीक है। ये पॉइंट ऐसे चल रहा हूँ कि एक्स कोऑर्डिनेट चला, फिर वाई कोऑर्डिनेट चला, फिर बाहर की तरफ जेड कोऑर्डिनेट चला, और ये वाला पॉइंट आया। ये पॉइंट जो यहाँ पे दिख रहा है ना एक्चुअल में, ये पॉइंट हवा में है यहाँ पे, राइट। और इसके कोऑर्डिनेट्स में क्या लेके चल रहा हूँ फिलहाल, 2, 3, 5। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये बात क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया। सिमिलरली अब अगर मैंने बोला है आपको कि यार एक दूसरा पॉइंट पे आ गया मैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ से मैं एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ चला, एक्स एक्सिस की तरफ चला, ठीक है। तो हमने कितना यूनिट चला, से एक्स यूनिट चला, कितना यूनिट चला, से एक्स यूनिट। वाई की तरफ कितना चला, वाई यूनिट। और जेड की तरफ कितना चला, यहाँ से जेड की तरफ कितना चला मैं, जेड यूनिट चला, इस तरफ, मतलब ये बाहर की तरफ, राइट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे पास, x, y, z। अच्छा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पॉइंट से अगर मैं x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, ये वाला, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और इसी पॉइंट से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो एक y एक्सिस पे, ये जो परपेंडिकुलर है ग्रीन वाला, ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है बताओ जल्दी से, इसका डिस्टेंस देख के बताओ, 2 है। और जबकि ये पिंक वाला जो है इसका डिस्टेंस कितना है, ये वाला लेंथ कितना है, 3 यूनिट्स है। इसका मतलब ये जो 2 पॉइंट, मतलब एक्स पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उस पॉइंट से, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, वाई एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इन 2D, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। और वाई कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, राइट। बट अगर मैं यहां पे आ जाता हूं 1 मिनट के लिए, से इसके कोऑर्डिनेट से -3, -4, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यार मैं इधर चला, इधर कितना चला बताओ, 3 यूनिट चला, और इधर कितना चला, 4 यूनिट चला, ठीक है। चला मतलब डिस्टेंस। तो हमें एक पोजीशन मिली जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -3, -4 होंगे। तो अब मैं बोलूंगा कि यार -3 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है। इस पॉइंट का किससे डिस्टेंस है, ये वाई एक्सिस से, बट डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव,
नहीं होता। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि यार ये जो पॉइंट है ना, अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट नेगेटिव में है तो उस पॉइंट के साथ क्या लगा लो, पहले मॉडुलस लगा लो कोऑर्डिनेट के साथ, मतलब -3 का मॉडुलस, एक्स कोऑर्डिनेट का मॉडुलस, ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे दो, पी नाम दे दे, चलो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम किससे, वाई एक्सिस। सिमिलरली मोड ऑफ -4 क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। और अगर मैं यहां पे भी मॉडुलस लगा देता तो कोई फर्क पड़ता, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, फॉरएवर मॉडुलस लगा के चलेंगे। उससे हम टेंशन फ्री हो जाएंगे कि वो पॉइंट किसी भी कोऑर्डिनेट में क्यों ना हो, सॉरी किसी भी क्वाड्रेंट में क्यों ना हो, हमारे लिए वो बात सही हो जाएगी डिस्टेंस। बात समझे या नहीं समझे? उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, फिर हमारे लिए वो मैटर नहीं करेगा अगर मैं मॉडुलस लगा देता हूँ और ये डिस्टेंस वाली लाइन बोल देता हूँ। राइट, बात समझे या नहीं? तो इट मीन्स अब मैं 2D के अंदर मैं बोल सकता हूँ, इन 2D वी कैन राइट मोड ऑफ एक्स और मोड ऑफ वाई। पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हैं उनके जो मॉडुलस होते हैं, है ना, उनके जो मॉडुलस होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई एक्सिस एंड दिस इज फ्रॉम एक्स एक्सिस। राइट, ये तो हो गया हमारा 2D में। समझने के लिए 2D एक बेटर ऑप्शन है। अब हम आते हैं 3D में। 3D में क्या होगा देखते हैं। तो पॉइंट कैसे मिल रहे हैं, देखो जिस भी रूम में हम हैं, मतलब इस रूम में हम हैं, ठीक है, इस रूम के किसी भी एक कॉर्नर को ना ओरिजिन मान लो। रूम के किसी भी एक कॉर्नर को क्या मान लो आप, ओरिजिन मान लो। वहां से 3 लाइनें निकल रही होंगी, देखो निकल रही हैं, एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है और एक हाइट है। ऐसा ही हो रहा है ना, ठीक है। तो जो कोई भी एक साइड को आप मान लो एक्स एक्सिस, मैं इसको मान रहा हूँ एक्स एक्सिस इधर, ठीक है, इधर मैं मान रहा हूँ वाई एक्सिस और ऊपर मैं मान रहा हूँ जेड एक्सिस। राइट, अब हम एक पॉइंट पे आने वाले हैं और पॉइंट कहाँ पे मिलने वाला है, स्पेस में, ये जो स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ स्पेस में एक पॉइंट पे आने वाला हूँ, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आने वाला हूँ, ठीक है। तो इस पोजीशन पे लाने के लिए मुझे एक्स कोऑर्डिनेट चलना पड़ेगा उस कॉर्नर से, कि एक्स कोऑर्डिनेट को चला, लेट इट बी 2 यूनिट्स, ठीक है। फिर अगेन वहां से घिसटते हुए आया नीचे 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 नीचे, जस्ट इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे, कितना यूनिट से 5 यूनिट्स, कितना कितना बोल रहा हूं मैं, 2 यूनिट फिर 5 यूनिट, राइट। और फिर यहां से ऊपर उठा कितना, 4 यूनिट। तो मेरे पास एक पोजीशन आ गई और उस पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2, 5, 4। राइट, यहां तक क्लियर है क्या, बोलो हाँ या नहीं? ओके, चलिए अब हम बात करेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो ऐसे कंसीडर करो यार कि जहां भी आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मानी है और ओरिजिन बीच में आ रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट करते हुए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो आपके पास क्या मिला, ये फर्श मिला, ये फ्लोर मिलेगा ना, राइट। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये वाला फ्लोर हो गया हमारे पास। ये जो प्लेन होगा ना, ये जो फर्श है उसको हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाई कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। सिमिलरली जिसमें एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस आ रहे हैं ऊपर की तरफ, तो वो जो वॉल होगी हमारी दैट विल बी एक्स जेड प्लेन, राइट। इसी तरह से यहाँ पे क्या आ रही थी, वाई एक्सिस इस वाली लाइन पे, और ऊपर आ रहे थे जेड एक्सिस, तो ये वाली जो वॉल बनेगी, ठीक है, ये कौन सी बनेगी, वाई जेड प्लेन एंड सो ऑन, ठीक है। ये अब बात आती है कि यार ये हम तो पॉइंट पे आ गए फिर से, तो ये जो पॉइंट था कौन सा पॉइंट है, 2, 5, 4। अब इस पॉइंट से अगर मैं इस वॉल पे, जो सामने वाली वॉल थी, क्या नाम था इस वॉल का, याद करो, एक्स जेड प्लेन, ठीक है। एक्स जेड प्लेन पे अगर मैं इस पॉइंट से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं सीधे बिल्कुल डायरेक्ट, तो आपको क्या लगता है कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा और जो मैं ऐसे चला था नीचे फर्श पे, वो वाले डिस्टेंस सेम होंगे या नहीं होंगे, होंगे, सेम होंगे। तो ये वाला डिस्टेंस बताना जल्दी से सोच के, 5 था। इसका मतलब इस पॉइंट का कौन से वाले प्लेन से डिस्टेंस, एक्स जेड प्लेन से जो डिस्टेंस है वो वाई कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का। ये जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है, इसी पॉइंट का किससे डिस्टेंस फ्रॉम, अरे बोलो, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स जेड प्लेन, राइट। ओके, अब इस पॉइंट से इस वाली वॉल पे, जहां पे ये बोर्ड लगा हुआ अपना, ठीक है ना, तो ये इस वॉल का नाम क्या है सोचो,
वाई जेड प्लेन था ये, है ना। वाई जेड प्लेन पे अगर मैं इस पॉइंट से वाई जेड प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो आपको लगता है कि यार ये वाला जो परपेंडिकुलर होगा और जो मैं ऐसे चला था वो परपेंडिकुलर सेम होंगे क्या? कितना यूनिट सोचो? 2 यूनिट्स। यानी कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन। सिमिलरली अब सोच लो कि इस पॉइंट का इस फर्स्ट से डिस्टेंस कितना है, जितना मैं हाइट चला, है ना, और ये प्लेन कौन सा है? एक्स वाई प्लेन। तो इसका मतलब ये जो 4 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। देखो एक्स कोऑर्डिनेट था तो एक्स गायब है, वाई कोऑर्डिनेट था तो वाई गायब है, और जेड कोऑर्डिनेट था तो जेड गायब, राइट। तो जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, अब मैं इसको अगर मैं एक्स वाई जेड नाम दे देता हूं इन जनरल, तो मैं बोलूंगा कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका मॉडुलस, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट भी तो नेगेटिव में हो सकता है ना, राइट। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? एक्स कोऑर्डिनेट का मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन पॉइंट से, ऑब्वियसली ये हो गया मोड ऑफ एक्स। सिमिलरली ये क्या हो गया हमारा? मोड ऑफ वाई, और ये क्या हो जाएगा हमारा? मोड ऑफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये समझ में आ गया है कि यार किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम जिस तरह से हमने बचपन से पढ़ा हुआ है क्वाड्रेंट सिस्टम, राइट, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स कैसे दिखते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे दिखते हैं? बोल दो भाई। नेगेटिव पॉजिटिव दिखते हैं, फिर नेगेटिव नेगेटिव दिखते हैं, देन पॉजिटिव नेगेटिव दिखते हैं। सिमिलरली 3D में भी तो ऐसा ही कोई क्वाड्रेंट सिस्टम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए यार। ठीक है, बट 3D में क्वाड्रेंट सिस्टम नहीं होता। 3D में क्या होता है? 3D में क्या होता है? 3D में होता है ऑक्टेंट सिस्टम। 3D में क्या होता है? ऑक्टेंट सिस्टम होता है। ठीक है, अब ये ऑक्टेंट सिस्टम होता क्या है? मतलब ऑक्टेंट नाम से क्या लग रहा है तुम्हें? 8 पार्ट्स, है ना, 8 पार्ट्स। क्वाड्रेंट मतलब 4 पार्ट्स, ऑक्टेंट मतलब 8 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो मुझे एक पेज मिलेगा यार जल्दी से, एक रफ पेज। ये हमारे पास बनाने वाला हूं मैं ऑक्टेंट सिस्टम, बट अभी आपको लग रहा होगा कि सर इसमें तो 4 पार्ट्स हैं अभी भी, है ना। समझो, ध्यान से समझो। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, सॉरी फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, है ना। अभी हम निकालते हैं इसमें से जेड एक्सेस। ये होगी हमारे पास जेड एक्सेस। ठीक है, और साथ में यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं ये कवर्ड है। जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे एक वॉल लगी हुई है, इसी तरह से यहाँ पे भी सिमिलरली हेयर एंड हेयर, और यहाँ पे तो ठीक। ठीक है, तो अगर मैं इसको भी कवर कर देता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं इस तरफ देख नहीं पाऊंगा अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, राइट। ठीक है, यहाँ पे कवर्ड है, सिमिलरली यहाँ पे भी कवर्ड है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एक अलग से पार्टीशन बन गया इधर, राइट। तो ये जो है ना, ये वाला जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, ये क्या हमारा? फर्स्ट ऑक्टेंट। क्या ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट? ये वाला स्पेस, ये सारा जो बाहर जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो पर्दा लगा हुआ है, राइट, और यहाँ पे पर्दा लगा हुआ है, तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे चलोगे ना, फिर तो यहाँ पे आप जा ही नहीं सकते ना इससे नीचे एक तरह से, राइट। फिर इसी तरह से क्योंकि यहाँ पे एक वॉल है, यहाँ पे भी एक वॉल है, तो यहाँ वाला जो स्पेस होगा, ये वाला, ये बाहर बाहर जो आ रहा है निकल के, ये क्या है हमारा? सेकेंड ऑक्टेंट। सिमिलरली थर्ड वाला, फोर्थ वाला। अब फर्स्ट के पीछे इधर भी तो वॉल है ना, से इस साइड में भी वॉल होगी। ये जो वॉल यहाँ पे लगी हुई थी वो वॉल एक्सटेंड हो रही है पीछे की तरफ, ऐसे यहाँ पे भी और ऐसे यहाँ पे भी और ऐसे नीचे भी, राइट। तो फर्स्ट के जो पीछे हमारे पास जो एक पोर्शन बनेगा ये वाला, ठीक है, वो होगा हमारा फिफ्थ ऑक्टेंट, सिक्स्थ, देन सेवंथ एंड देन एट्थ। बात समझ में आई कि नहीं आई? फर्स्ट यहाँ पे है, तो फर्स्ट के जो पीछे होगा वो फिफ्थ होगा, सेकंड के पीछे सिक्स, थर्ड के पीछे सेवन और फोर्थ के पीछे एट। बात समझ में आ रही है ना? तो ये 8 पार्ट्स इस तरह से डिवाइड हो जाएंगे। अब बात आती है कि जिस तरह से हमें क्वाड्रेंट सिस्टम में साइंस पता थे, याद है ना, पॉजिटिव 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 नेगेटिव वगैरह वगैरह, तो क्या इस तरह से कोई स्कीम है जो ऑक्टेंट के भी साइंस बता दे? बहुत आसान है। कैसे? देखो, हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट वाला हमें याद है। क्वाड्रेंट वाला क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव, देन फिर बोलो सेकंड में क्या आता है? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव
बोलो बोलो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसको रिपीट करके लिख लो एक बार, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, उसी ऑर्डर में, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। अब जो बाहर वाला है, इनकी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ, सॉरी फर्स्ट ऑक्टेंट की तरफ जो हम बाहर निकल रहे हैं, तो आपने देखा कि यार ये जो फर्स्ट वाला पार्ट बनाया था इधर मैंने राइट साइड में, यहीं से बना था ना फर्स्ट, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे चलूंगा मैं, एक्स कोऑर्डिनेट, फिर मैं यहाँ से उसी फर्स्ट पे चलूंगा, राइट, मतलब उस प्लेन पे वाई, और फिर यहां से निकल के जेड की तरफ बाहर आऊं। बात समझे या नहीं समझे? तो ये इधर जो जेड एक्सिस है, इधर जो जेड एक्सिस बनी हुई है बाहर की तरफ, वो पॉजिटिव है, और जो पीछे की तरफ है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब इधर वाले जो पार्ट में जेड कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव, सेकंड वाले में भी पॉजिटिव होगा, थर्ड वाले में पॉजिटिव होगा, फोर्थ वाले में पॉजिटिव होगा। जैसे मैं फिफ्थ की तरफ जाऊंगा तो मैं अब पीछे की तरफ जाऊंगा, तो जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सिक्स्थ में, सेवंथ में, एट्थ में। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? इसका मतलब ये हुआ कि पहले चार में क्या लगा दो, पॉजिटिव लगा दो, और दूसरे चार में क्या लगा दो, नेगेटिव लगा दो। लो जी, हो गए हमारे पास साइंस ऑफ ऑक्टेंट। बात समझ में आई? अब जैसे कि आपको क्या करेंगे एमसीक्यू के अंदर, है ना, एमसीक्यू के अंदर आपको बोलेंगे कि भाई 2, -3, -5, तो बताओ ये कौन से ऑक्टेंट में है, इन विच ऑक्टेंट दिस पॉइंट लाइज। तो 2 -3 -5, सोचो अब, 8, 2 -3 -5, तो 8। बात समझ में आई कि नहीं आई? सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगर हमसे पूछा जाए -3 +4, तो ये किस में आएगा, थर्ड में आएगा, माइनस माइनस थर्ड वाले में होंगे, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो थर्ड ही रहेगा, और अगर ये नेगेटिव हो जाता तो सेवंथ हो जाता, राइट। तो ये हो गया हमारे पास थर्ड ऑक्टेंट। तो हमें ये भी पता चल गया कि किस ऑक्टेंट में कौन सा साइन पॉजिटिव होगा और कौन सा साइन नेगेटिव होगा, राइट। ये बात भी क्लियर हो गई हमें। चलिए अब बेसिक बात पे आते हैं फिर से एक बारी। यार हमें चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या चाहिए हमें? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला किस लिए यूज होता है? टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमें पता है ऑलरेडी, कहाँ पे पता है? 2D में पता है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला इन 2D तो पता है सर, क्या है? 2D में हमें पता है कि A और B अगर दो पॉइंट्स हैं, A और B दो पॉइंट्स हैं, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, अगर मैं पॉइंट्स को नाम दे दूं x1 y1 और इसको नाम दे देता हूं मैं x2 y2, राइट। तो हमारे पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला था वो क्या था? रूट के अंदर x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, राइट, प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। अभी हमारे पास क्या होने वाला है? जैसे ही हमारा z कोऑर्डिनेट और ऐड हो रहा है, z1 एंड z2, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे z2 माइनस z1 का स्क्वायर आ जाएगा। यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले में कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको z कोऑर्डिनेट को ऐड कर देना, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका एक पर्टिकुलर केस देखें। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट है हमारे पास? एक्स वाई जेड फ्रॉम ऑरिजिन, फ्रॉम ऑरिजिन। ऑरिजिन से अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए किसी पॉइंट का, तो बताएगा कोई बच्चा कि क्या होना चाहिए वो? बिल्कुल, है ना। ऑरिजिन क्या है हमारा? 0,0,0। तो इसका इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही तो चाहिए हमें। सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, बट जब x2 माइनस में x1 करेंगे तो वो तो 0 हो जाएंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। मीन्स x² प्लस में y² प्लस में ये z² और उसका अंडर। x में से 0 माइनस किया तो फाइनली x ही बचा ना आपके पास, तो सीधे सीधे ये हो गया। अब डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर आपको लग रहा होगा कि यार ये तो हमने 10th में पढ़ा हुआ है, तो इसमें से थोड़ी ना क्वेश्चन पूछेंगे। बट जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 3D का, जो कि आपसे पेपर में पूछा जाता है, वो मेनली डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है। अब उस क्वेश्चन को कराने से पहले ना मैं तुम्हें एक बेसिक बात बता देता हूँ।
क्या है कि बेसिक फंडा क्या है वो मैं तुम्हें एक बारी याद दिला दूं, शायद आप लोगों ने 10th में पढ़ा हो कभी, कि रूट ऑफ समथिंग प्लस में अगेन रूट ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू कुछ भी नंबर मान लो आप, के मान। मैं बोल रहा हूं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। रूट में कुछ x नाम का वेरिएबल मान लेते हैं, इधर इधर भी ऐसे ही x नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और राइट साइड में कोई नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो रूट ऑफ समथिंग प्लस में रूट ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू सम नंबर। तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोच के बताओ मुझे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, सबसे पहले माइंड में यही आता है, जो कि पूरी तरह से, हाँ पूरी तरह से गलत है। वो स्क्वेयरिंग तो करेंगे बट स्क्वेयरिंग करने से पहले जैसे कि कुछ बच्चे बता रहे हैं कि यार इसमें से किसी भी एक रूट वाली टर्म को दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद स्क्वेयरिंग करेंगे। तो रूट ऑफ समथिंग इज इक्वल टू के माइनस में रूट ऑफ समथिंग, देन स्क्वेयरिंग बोथ साइड हो गई। अब सुनो मेरी बात, प्रोसीजर समझ लो पूरा। ये जो अंडर रूट है ये तो हट जाएगा, ये तो अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, बट राइट साइड में फिर से अंडर रूट आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैं स्क्वेयरिंग करूंगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा ना। a कौन हो जाएगा है k और b कौन हो गया पूरी रूट वाली टर्म, पूरी स्क्वायर रूट वाली टर्म वो बन जाएगी b। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनाएगा, a स्क्वायर प्लस में समथिंग का स्क्वायर जो कि अंडर रूट के बिना होगा, माइनस में 2ab, 2 इंटू में k इंटू में अंडर रूट वाली टर्म। अब आप क्या करेंगे, जो अंडर रूट वाली टर्म है उसको तो रखेंगे राइट साइड में ही, और जो ये बची हुई टर्म्स है इन सबको भेजेंगे लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में एक टर्म बचेगी और राइट साइड में बचेगा अंडर रूट वाला कुछ टर्म। और फिर करेंगे आप अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, और जैसे आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये अंडर रूट अब हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बचेगी एक सिंगल टर्म, और सिंगल टर्म का जैसे स्क्वायर करेंगे तो डेफिनेटली अंडर रूट तो हट जाएगा, और इधर ऑब्वियसली स्क्वायर कर देंगे आप जो भी टर्म आएगी। तो फाइनली आपके पास इक्वेशन एक अच्छे तरीके से लिखी जाएगी जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते होंगे, राइट। तो चलिए इसी के ऊपर अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम 3D। ओके है क्या? चलिए तो क्वेश्चन क्या है समझिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटा, बाहर से नहीं दे रहा हूं मैं, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स whose sum of distances from 4, 0, 0 and minus 4, 0, 0 is always equals to 10। तो सुनो ध्यान से अच्छे से कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। तो उन पॉइंट्स को मैं नाम दे दिया P, कि वो सारे पॉइंट्स P हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हम क्या लेके चलेंगे, x, y, z। अच्छा, अब इसका जो है इन दो पॉइंट से, कौन से पॉइंट्स हैं, 4, 0, 0 एंड माइनस 4, 0, 0 से जो डिस्टेंसेज हैं, इन दोनों डिस्टेंसेज का जो सम है वो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, हमेशा 10 है। मतलब हमें जो कंडीशन गिवन है वो है PA प्लस में PB इक्वल्स टू 10, गिवन, राइट। यही कोई गिवन है ना यार, इज दिस क्लियर कि PA प्लस PB इज 10? कोई डाउट है तो बोल दो यार, नहीं बोलोगे, राइट। तो PA डिस्टेंस कितना होगा, PA डिस्टेंस होगा x माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर और उसका अंडर रूट, प्लस PB डिस्टेंस कितना होगा, रूट के अंदर x प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर और प्लस में z स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू 10। अब इसमें से किसी भी एक टर्म को आप उठा के राइट साइड में शिफ्ट कर लेंगे। तो राइट साइड में मैंने किसी एक को शिफ्ट किया, तो x माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर यहीं पे रखा, राइट साइड में भेज दिया मैंने इस सेकंड वाले इस अंडर रूट को, राइट। यही करना है ना। अब इस इक्वेशन को बस सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है मुझे। तो मैंने अभी पहले ही बता दिया था फॉर्मेट कि यार अंडर रूट प्लस अंडर रूट इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। तो क्या करना है, उसमें से किसी एक अंडर रूट को राइट साइड में पहले शिफ्ट कर देना है, शिफ्ट कर दिया, और उसके बाद क्या करनी है मुझे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, राइट। तो अब मैं यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेता हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स।
तो स्क्वायरिंग करने पे क्या आएगा जी, ये अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हटेगा तो होल स्क्वायर खोल रहा हूँ मैं साथ के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस में 16 माइनस का ये 8x प्लस का ये वाई स्क्वायर प्लस का ये जेड स्क्वायर, राइट। अंडर रूट हट गया, x माइनस 4 का होल स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया है, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे a माइनस में b का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हटेगा और होल स्क्वायर में अंदर से खोल रहा हूँ, तो दिस विल बी हेयर दिस प्लस में ये दिस, और माइनस का जो 2ab वाली टर्म है वो आएगी अभी -2 × 10 = 20 और रूट के अंदर सेम। चाहे तो आप इसको भी ओपन करके अंदर लिख सकते थे, स्क्वायर ओपन करके, अदरवाइज ऐसे भी लिखा रहेगा। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, आफ्टर स्क्वायरिंग कुछ कैंसिल हो रहा है क्या मेरे पास, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर गया, जेड स्क्वायर भी गया, ये सब तो चले गए, राइट। अभी 16 भी चला गया, राइट, ओके। अब जो 8x बचा हुआ है ये वाला, इसको मैं लेफ्ट में लाया तो ये माइनस का 8x के साथ मिलके माइनस का 16x और माइनस का ये 100 इज इक्वल्स टू माइनस का 20 और रूट के अंदर ये टर्म जो चल रही थी वो लिख लेते हैं, राइट। ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे माइनस माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, साथ में एक और काम कर लें यार, 4 जा 4 25 जा और 4 5 जा, एंड नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे है 4x प्लस में 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर इज 25 इंटू में x प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब तुम्हारे अंडर रूट वगैरह सारे चले गए हैं, बस इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो दैट विल बी 16x² प्लस में 625 प्लस में 2ab, तो 200x बन गया 2ab, 25 इज आउटसाइड, यहाँ पे हो गया ये x² प्लस का ये 16 प्लस का ये 8x प्लस में y² प्लस में z², राइट। अब देखो 25 इंटू में 8x कितना बनेगा 200x और ये भी 200x कैंसिल हो गए 200x। अच्छा, अब बचे हुए जो टर्म्स हैं उनको देखते हैं। यहाँ कांस्टेंट टर्म है 625 और यहाँ कांस्टेंट टर्म बन रही है 400। 625 माइनस 400 225 और सब उधर ले जाते हैं। 25x² माइनस का 16x² 9x² प्लस 25y² प्लस 25z² इज इक्वल्स टू 225 विच इज required equation, which is required equation, happily done। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांसेस पता है कितने हैं 99.9%, ठीक है। हाँ, अगर टीचर का मूड चेंज हो गया तो डेफिनेटली कुछ अलग दे सकता है, क्योंकि 3D के अंदर दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी और भी 4-5 क्वेश्चन और हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। बट ये वाला क्वेश्चन इसलिए देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चा जो है ना पहले ही स्टेप पे मिस्टेक कर देता है यहाँ पे, राइट, कि PA प्लस PB इक्वल टू जो 10 है वो क्या करता है यहीं पे स्क्वायरिंग लगा देता है। PA का स्क्वायर प्लस में PB का स्क्वायर इक्वल टू 100। स्क्वायरिंग कैसे कर रहा है PA का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर इक्वल टू 100, मतलब वो जो 2ab वाली टर्म है वो उसके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उसको अच्छी लगेगी नहीं ना यार, ऑब्वियसली वो अंडर रूट इतने बड़े हो जाएंगे। तो वो बहुत प्यारे तरीके से फटाफट से कर देता है इस क्वेश्चन को और बोलता है कि मेरे तो पूरे नंबर आने वाले, ठीक है। तो ऐसे वाले बच्चा निमन, ठीक है, आना चाहिए एटलीस्ट 3 नंबर का तो आना ही चाहिए, है ना, 4 या 5 नंबर में भी आ सकता है, राइट। चले आगे चले हम लोग। अभी ये डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर समझ में आया अच्छे से। अब दूसरा फॉर्मूला हमने जो पढ़ा है बचपन में वो क्या है फ्रैक्शन फॉर्मूला, राइट। फ्रैक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, हाँ जी, तो ये बताता है कि यार अगर मेरे पास कोई एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, देयर इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 गिवन पॉइंट्स, ये 2 गिवन पॉइंट्स हैं A और B, x1 y1 z1,
और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2, राइट। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को कोई तीसरा पॉइंट डिवाइड करता है किस रेशो में, m1:m2 रेशो में। तो बताओ कि सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो जैसा हमने 2D में किया हुआ है बिल्कुल सिमिलरली उसी को मुझे क्या करना है, फिर से एक्सटेंड कर देना है 3D में, ठीक है। तो 2D तक तो हमें पता ही है कि सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। बताओ m1 इधर जाता है और m2 इधर आता है, राइट ना। तो m1 इंटू में x कोऑर्डिनेट इज x2 प्लस में m2 इंटू में x1 अपॉन में क्या आएगा, m1 प्लस में m2। सिमिलरली m1 इंटू में y2 प्लस में m2 इंटू में y1 अपॉन में m1 प्लस m2। और अब z कोऑर्डिनेट और आ गया है तो दैट विल बी m1 इंटू में z2 प्लस में m2 इंटू z1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये हो जाएंगे हमारे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसको हम बोलेंगे इंटरनल डिवीजन। क्या बोलेंगे इसको हम, इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का मतलब है बच्चा कि जो पॉइंट है वो उस लाइन सेगमेंट ए और बी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको अंदर से डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, m1:m2, ठीक है। अभी बाहर से डिवाइड करने का भी सीन में क्रिएट कर देता हूं, बता देता हूं आपको। ये नोटेड, ये नोट कर। चलो अब आते हैं इसके एक्सटर्नल वाले डिवीजन पे। तो एक्सटर्नल डिवीजन में करना क्या है, सुनो मेरी बात। एक्सटर्नल डिवीजन ऐसे कर देते हैं, ठीक है। सेकंड, तो एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब है कि ये जो सी पॉइंट है वो बाहर से इसको किसी रेशो में डिवाइड करेगा, मींस इसको एक्सटेंड कर दो ये सी पॉइंट। यहां ए से सी जो है वो m1 इक्वल पार्ट्स हैं और सी टू बी जो है, बी जो है वो है m2 इक्वल पार्ट्स। ए के कोऑर्डिनेट्स वही हैं x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 और सी के कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड आउट करने हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट इस बारी क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, ऊपर भी और नीचे। सिमिलरली हेयर और हेयर। कैसे आएगा थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूं तुम्हें। मैं क्या कर लेता हूं कि सी के कोऑर्डिनेट्स को अभी फिलहाल एक्स वाई जेड मान लेता हूं, राइट। मैंने सी के कोऑर्डिनेट्स को क्या मान लिया, एक्स वाई जेड। अब देखो ऐसे कि यार ये जो है ये m1 इक्वल पार्ट्स है और ये जो है वो m2 इक्वल पार्ट्स है। तो अभी जो a टू b है वो कितने इक्वल पार्ट्स हो गए, m1 माइनस m2 हो गए, राइट। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, और क्या मैं इसको अब ऐसे पढ़ सकता हूं कि यार ए सी को b डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशो m1 माइनस m2 इज टू m2। b डिवाइड्स इंटरनली किसको, AC को, इन द रेशो m1 माइनस m2 रेशो विद m2। तो मैं b के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला इंटरनल वाला। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे उस समय, फिर b के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे m1 माइनस m2 इंटू में ये x, और ये जो m2 है वो a के कोऑर्डिनेट्स के साथ जाएगा, राइट। बात समझे या नहीं समझे। तो चलो लगाते हैं। तो m1 माइनस में m2, एक x कोऑर्डिनेट निकाल के बता रहा हूं मैं, ठीक है। इंटू में आएगा x और प्लस में क्या आएगा बोलो, फिर तो प्लस लगेगा ना, इंटरनल वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। m2 इंटू में a का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1, और अपॉन में क्या आएगा m1 माइनस m2 और प्लस में आएगा m2, राइट। ये x कोऑर्डिनेट के लिए, b का x कोऑर्डिनेट आएगा, ऐसे लिख देते हैं। बात समझे या नहीं। और इस वाली लाइन को यहां से हटा देते हैं, इस वाले ब्रैकेट, राइट। ये ऐसे आएगा, ओके है क्या। अच्छा अब सुनो, b का x कोऑर्डिनेट क्या गिवन था हमें, b का x कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, x2। तो इसकी जगह क्या लिख लूं मैं, x2 लिख लेता हूं। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, बट उससे पहले मैं देख रहा हूं कि ये तो कैंसिल ही हो गया। तो m1 इंटू में x2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा बोल दो, m1 माइनस में m2 इंटू में x प्लस m2 इंटू में x1। m2 x1 को इधर ले आओ, तो m1 x2 माइनस का ये m2 x1 अपॉन में क्या आएगा, m1 माइनस में m2 इज इक्वल्स टू क्या आया, x, और x क्या था हमारा, c का x कोऑर्डिनेट। देखो c का x कोऑर्डिनेट सेम आ गया जो अभी अभी हमने फॉर्मूला लिखा माइनस वाला। बोलो यस और नो। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट और सिमिलरली z कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा।
राइट। तो मैंने एक्सटर्नल निकालने के लिए भी इंटरनल वाले फॉर्मूले की हेल्प लेके ही मैंने निकाला है, राइट। डन है। अब आपसे एक क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो, देखो एक क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल हो गया कि यार ये 2 पॉइंट्स दे देगा और रेशो भी दे देगा और बोलेगा कि बताओ भैया सी के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, या फिर सी के कोऑर्डिनेट्स दे देगा, ए और बी भी दे देगा और रेशो पूछेगा। अच्छा, जब भी हमें रेशो निकालनी होगी, जब भी हमें रेशो निकालनी होगी तो हम रेशो क्या मानते हैं इन जनरल, के रेशो 1, है ना। और अगर किसी के माइंड में ये आ रहा है कि सर हम m1:m2 रेशो मान सकते हैं क्या, उससे क्वेश्चन हो पाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल सिमिलर वे में हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उससे, ठीक है। वहां पे m1 और m2 की सेपरेट वैल्यू नहीं आएंगी, m1/m2 की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो सीधे सीधे m1/m2 n की रेशो मिल जाएगी आपको, राइट। चलिए नोटेड है, आते हैं टू प्रूव या टू चेक लिख लेते हैं, नॉट प्रूव, टू चेक whether 3 given points are collinear or not. 3 points are collinear or not. देखो भाई 3 पॉइंट्स हमें गिवन होंगे 3D के अंदर। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, वो आपको 3 पॉइंट्स दे देंगे और वो बोलेंगे कि बताओ भैया ये जो 3 पॉइंट्स है वो कोलिनियर है या नहीं। अब इसमें हमारे पास आता है पहला मेथड, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि आपने शायद बचपन में किया होगा, मतलब 10th में किया होगा। यार 3 पॉइंट्स हैं, कोलिनियर है, मुझे प्रूव करना है या चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, 3 डिस्टेंस निकालूंगा। उन पॉइंट्स को मैं नाम दे दिया, सपोज करो ABC, तो मैं क्या क्या निकालूंगा, AB निकालूंगा, BC निकालूंगा और AC या CA जो मर्जी बोल लो वो निकाल। अब हम क्या देखेंगे इसमें कि किन्हीं भी 2 डिस्टेंसेस का सम, क्या बोला मैंने, किन्हीं भी 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल है नहीं। अगर किन्हीं भी 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ गया तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। इफ सम ऑफ एनी 2 इनमें से ऑब्वियसली, है ना, इज इक्वल्स टू थर्ड, तो पॉइंट्स क्या है, तो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। अदरवाइज नहीं तो क्या होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे। और कोलिनियर नहीं होंगे तो क्या बनाएंगे, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो क्या बनाएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे, राइट, ठीक है। ये तो हो गया, बट ये पुराना मेथड हो गया, मतलब ये हुआ कि हम क्वेश्चंस में ये वाला मेथड अब फिलहाल यूज नहीं करने वाले, ठीक है। हाँ, अगर वो बोलता है कि भाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो डेफिनेटली यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला ओनली, ठीक है। बट मेनली वो क्या पूछेगा यहाँ पे 11th में आपसे, वो पूछेगा कि भैया ये जो 3 पॉइंट्स है ना, बताओ कि ये कोलिनियर है या नहीं है, बाय यूजिंग जो अभी हमने फॉर्मूला किया था, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो अब कैसे यूज करेंगे इसका हम, ठीक है। तो इसमें हमने जो 3 पॉइंट्स माने हैं, इन जनरल हम क्या बोलेंगे कि लेट अस एज्यूम, हम मान लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा, लेट अस एज्यूम पॉइंट्स आर कोलिनियर and B divides AC in some ratio, in the ratio k:1। अरे अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं भाई तो ABC ऑर्डर में मान लिए मैंने, ठीक है, और ABC ऑर्डर में मान लिए तो B जो है वो किसी न किसी रेशो में तो डिवाइड कर रहा होगा ना फिर तो AC को, बात समझे नहीं समझे, ठीक है। तो अगर ये जो पॉइंट्स हैं कुछ इस तरह से सिचुएशन क्रिएट हो गई, इसका मतलब A, B और C, ठीक है। B का हमने मान लिया कि भैया ये जो B पॉइंट है वो k:1 रेशो में इसको डिवाइड कर, राइट। तो बाय द फॉर्मूला क्या हम अब B के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, तो B के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे हम किसकी टर्म्स में, K की टर्म्स में, K इंटू में C का X कोऑर्डिनेट
1 इंटू में ए का एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब k इंटू में c का एक्स कोऑर्डिनेट, 1 इंटू में a का एक्स कोऑर्डिनेट और अपॉन में क्या आएगा k प्लस 1, राइट। इसके को भी मैं ऐसे बना देता। सिमिलरली k इंटू में c का y कोऑर्डिनेट, a का y कोऑर्डिनेट अपॉन में k प्लस 1, एंड सिमिलरली k इंटू में c का z कोऑर्डिनेट, a का z कोऑर्डिनेट अपॉन में ये k प्लस 1। बट b के कोऑर्डिनेट्स तो हमें गिवन है ऑलरेडी, b के कोऑर्डिनेट्स तो हमें गिवन है, क्या गिवन है, b का x कोऑर्डिनेट, b का y कोऑर्डिनेट, b का z कोऑर्डिनेट, राइट। तो आप क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को किसके इक्वल रख देंगे, इसके इक्वल रख देंगे। सिमिलरली इसको किसके इक्वल रखेंगे, इसके इक्वल रखेंगे, और इसको किसके इक्वल रखेंगे, इसके इक्वल रखेंगे, और तीनों को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। इसको इसके इक्वल रखे, इसको इसके इक्वल रखे, और ऐसे ही लास्ट वाले को इसके इक्वल। तीनों को इंडिविजुअली सॉल्व करके k की वैल्यू निकालेंगे तीनों से। यहां से भी एक वैल्यू आएगी पहले से सॉल्व करके, ऐसी यहां से भी एक वैल्यू आएगी सॉल्व करके, और सिमिलरली यहां से भी k की एक वैल्यू आएगी। सुन लो ध्यान से, अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल आ जाएं, अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल आ जाएं, तो इसका मतलब ये होगा कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। बट अगर इन तीन में से कोई दो इक्वल आ गए और तीसरा इक्वल नहीं आया, या तीनों ही डिफरेंट आ गए, तो फिर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है ना। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं जनरली, मैं बता दूं आपको कि यार इनमें से कोई एक सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू आ जाएगी और दे विल बी हैप्पी कि भैया k की वैल्यू आ गई मतलब हो गया मेरा काम। नहीं, k की वैल्यू आने से काम नहीं हुआ, k की वैल्यू मुझे चेक करनी है कि तीनों में इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। एग्जैक्टली मुझे यही काम करना है। और ऐसा क्यों कर रहा हूं, ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो अगर k की वैल्यू यहाँ पे इक्वल है, मतलब इसकी और इसकी सेम आ गई, मान लो कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को इक्वल रख के k की वैल्यू से 2 आ गए, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी, और यहाँ पे सब सपोज करो z कोऑर्डिनेट को सॉल्व करके k की वैल्यू 3 आ जाती है, तो पॉइंट्स कोलिनियर क्यों नहीं है, क्योंकि ये होगा कि यार ये कह रहा है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कि यार ये जो b पॉइंट है इसको 2:1 में डिवाइड कर दे, बट जो z कोऑर्डिनेट है वो कह रहा है वो 3:1 में डिवाइड कर रहा है। बट एट द सेम टाइम क्या कोई पॉइंट किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को 2:1 एज वेल एज 3:1 में डिवाइड कर सकता है क्या, ये तो सर पॉसिबल ही नहीं है। बात समझे या नहीं समझे। तो इसलिए हम कहेंगे कि भैया k की वैल्यू तीनों में इक्वल होगी, तभी ये पॉइंट अच्छे से इसको डिवाइड कर पाएगा k:1। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा एक डाउट और आता है बच्चों के माइंड में कि कई बार क्या होता है k की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। k की वैल्यू कैसे आ जाती है, सॉल्व करके नेगेटिव आ जाती है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार k की वैल्यू नेगेटिव आ गई, वो इसका मतलब तो नहीं है कुछ गड़बड़ है। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। k की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो b पॉइंट है एक्चुअल में ये अंदर नहीं है, ये बाहर है। क्योंकि जब भी इंटरनल डिवीजन होती है तो k हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। एक्सटर्नल डिवीजन के केस में k नेगेटिव आए, मतलब फिर सीन ऐसा होगा कि a और c यहाँ पे होंगे और b बाहर होगा, बस इतना सीन क्रिएट होगा। बट ऑब्वियसली हमें स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं होगा ना कि b अंदर है या बाहर है, तो हम हमेशा इंटरनल डिवीजन k:1 लेके चलते हैं। बात समझ में आई, यस और नो। बढ़िया, तो चलो फिर आते हैं, ये तो प्रोसीजर था। अभी जैसे नंबर्स चमकेंगे तो तुम्हारे दिमाग में थोड़ी सी अच्छी बातें चलेंगी कि हाँ यार ये नंबर्स आ रहे हैं तो ये तो मतलब अच्छे समझ में आ रहा है, राइट। पॉइंट्स दिए हुए हमें a, b और c, राइट। a के कोऑर्डिनेट्स गिवन है मुझे -2, 3, 5, -2, 3, 5, 1, 2, 3, and the third point is 7, 0, -1। हमें चेक करना है कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं है बाय यूजिंग ओनली सेक्शन फॉर्मूला। क्वेश्चन क्या है, ए बी सी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं मुझे, और मुझे यूज करना है सेक्शन फॉर्मूले को और देखना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। k की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 आ रही है। k की वैल्यू 1/2 आ रही है, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है।
ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे कि ए और बी ये दो पॉइंट्स हैं। ट्राइसेक्ट करने का मतलब है कि भाई ये दो पॉइंट्स मान लेते हैं पी और क्यू, तो ये डिवाइड कर रहा है 1:2 रेशो में और क्यू डिवाइड कर रहा है 2:1 रेशो। ट्राइसेक्ट का मतलब है कि तीन इक्वल पार्ट्स बन जाएं। तो तीन इक्वल पार्ट्स कब बनेंगे? जब दो पॉइंट्स बीच में आएंगे। तो वो किस रेशो में डिवाइड करेंगे? 1:2 एंड 2:1। तो ए के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, बी के कोऑर्डिनेट्स भी आपको गिवन है, आपको निकालना है पी के कोऑर्डिनेट्स। तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके पास? 1 में दिस साइड और 2 में दिस साइड, राइट। तो 1 × 5 = 5 प्लस ये हो गया 4 अपॉन में ये 1 + 2 = 3। सिमिलरली माइनस का 8 प्लस का ये 2 अपॉन में 3। 1 × 3 = 3, माइनस का ये 6 अपॉन में अगेन 3। क्यू के कोऑर्डिनेट्स 1 में 2 है, यहाँ से ऐसे जाएगा और ये 1 इधर आएगा, ठीक है। तो 2 × 5 = 10 प्लस का ये 1 × 2 = 2 अपॉन में ये 3। 2 × -8 - 16, 1 और अपॉन में ये 3। अगेन ये हो गया 6 और ये माइनस का 3 अपॉन में ये 3। तो सॉल्व कर लो इसको बस। क्या आ गया जी? 3 - 2 - 1, ये हो गया 4 - 5 एंड 5। तो ये हमारे पास आ गए ए पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये भी, तो इसको भी कर लेते, ठीक है, राइट। क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of a point on y-axis which is at a distance of 5√2 units, 5√2 units from point 3 - 2 5। में क्या करना है? एक पॉइंट निकालना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये किस पे? वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे कैसा पॉइंट मानेंगे आप? वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, सही है, जेड कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट ही तो मानोगे ना आप, कुछ भी मान लो उसको वाई मान लो। जैसे फॉर एग्जांपल 2D में आप आ जाओ, 1 मिनट के लिए। अगर मैं 2D में आ जाता हूं तो एक्स एक्सिस पे एक्स 0 होता है, वाई 0 होता है? बताओ जरा। एक्स एक्सिस पे कौन 0 होता है? वाई 0 होता है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे वाई एक्सिस पे कौन 0 होगा? एक्स भी और जेड भी, राइट। तो हमारा जो पॉइंट हम एज्यूम करेंगे वो क्या होगा? 0, y, 0, राइट। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट निकालने वाई एक्सिस पे, तो आप ऐसा एज्यूम कर लो। अब बोल रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है जो आपने एज्यूम किया है, इसका किससे, इस वाले पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? 5√2 यूनिट्स होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन लगा दो सॉल्यूशन। इसको कुछ भी नाम दे दो P और इसको कुछ नाम दे दो लेट इट बी Q। तो PQ डिस्टेंस हमें दिया हो, राइट। देख लेते हैं अभी आंसर क्या आता है। तो PQ इज 5√2 यूनिट्स। तो अप्लाई कर दो डिस्टेंस फॉर्मूला, सिंपल। 3 माइनस में 0 का स्क्वायर ना, -2 माइनस में y का होल स्क्वायर, देन फिर +5 माइनस में 0 का स्क्वायर, और उसका जो अंडर रूट आएगा वो मैं हटा रहा हूं, सीधा मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं। यहाँ पे हो गया 5√2 का स्क्वायर कितना हुआ? 50, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, बताओ। -2 माइनस में y का होल स्क्वायर। देखो जब दोनों ही माइनस के होना, यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर में माइनस का a और माइनस का b और उसका होल स्क्वायर है, तो ये सिंपली a प्लस बी का ही स्क्वायर बचेगा भाई। दोनों माइनस के जब होंगे तो वो दोनों ही प्लस के बन जाएंगे, होल स्क्वायर है ना, माइनस कॉमन ले लिया उसमें से, राइट। तो बस अप्लाई कर दो यार। ये कितना हुआ? 9 + 25 कितना हुआ? 34। उधर भेज दो, 34 को उठा के उधर भेज दो।
तो इधर बचा 16 और ये दोनों हैं प्लस के ही, 2 प्लस में y का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोल रहे होंगे कुछ बच्चे, बट मैं कह रहा हूँ कि यार क्यों कर रहे हो ऐसा, 2 प्लस वाई की वैल्यू प्लस माइनस 4 हो गई, तो y की वैल्यू क्या हो गई, जब प्लस 4 होगा तो 2 बचेगा, माइनस 4 होगा तो माइनस 6 बचेगा, राइट। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड पॉइंट्स मिल गए हमें y एक्सिस पे, रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन y एक्सिस विल बी इक्वल्स टू 0, 2, 0, भाई 0, 2, 0, या फिर दूसरा क्या मिला 0, -6, 0। These are the two required points on the y-axis which are at a distance of 5√2 from this point. एक आपको देंगे पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम गिवन है, इसके जो वर्टाइसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन, 4 में से किसी 3 के गिवन, 4 में से किसी 3 के गिवन होंगे और फोर्थ का वो पूछ लेंगे कि बताओ भैया ये जो फोर्थ वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, राइट। तो मैं मान लेता हूं कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3 z3 और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम x y। देखो ये क्या है हमारे गिवन, ये सब क्या है गिवन, और ये हमें फाइंड आउट। गिवन का मतलब होता है नंबर्स की फॉर्म में, ये पता है मुझे 1 2 3 -1 2 5 है ना, 7 0 6 ऐसा कुछ पता है मुझे क्या निकालना है, डी के कोऑर्डिनेट्स निकालना। पैरेललोग्राम की बहुत ही अच्छी वाली प्रॉपर्टी यूज करो, कौन से, कि ये जो डायगोनल्स होते हैं इसके यार बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट दिस पॉइंट, ये जो भी पॉइंट है एम नाम दे दिया, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, मींस ये जो है बीडी का क्या हो गया मिड पॉइंट, सिमिलरली एसी का भी मिड पॉइंट, मतलब एसी का मिड पॉइंट और बीडी का मिड पॉइंट सेम है। अब एसी का मिड पॉइंट होगा क्या मिड पॉइंट फॉर्मूले से, वो होगा x1 प्लस में x3, अच्छा x1 प्लस में x3 बाय 2। अच्छा बीडी का मिड पॉइंट क्या होगा, बीडी का मिड पॉइंट होगा x2 प्लस में x बाय 2, 2 से 2 चला गया, मतलब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ गई x1 प्लस में x3 माइनस में x2। देखो बिल्कुल सिमिलरली y और z भी आ जाएंगे। आसान तरीका समझते हैं, आसान तरीका क्या है, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ना, दिस प्लस दिस करो माइनस में दिस करो, या आसान है। अरे दिस प्लस दिस, यहाँ पे देखो दिस प्लस दिस माइनस में दिस करो तो ये आ गया, या सिंपली ऐसे बोल लो कि भैया इसके x कोऑर्डिनेट्स का सम इज इक्वल्स टू इसके भी x कोऑर्डिनेट्स का सम। बात समझे या नहीं समझे, सिमिलरली इसके y कोऑर्डिनेट्स का सम डायगोनली और इसके y कोऑर्डिनेट्स का सम इक्वल होगा z कोऑर्डिनेट्स के लिए भी यही होगा। तो आसान है, बोलो भाई। चलो तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर, बहुत सिंपल है, राइट। वी आर गिवन विद द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है देखें जरा, राइट। हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है -1 2 1, -1 2 1 ऑर्डर वाइज लिखना, देन सेकेंड इज 1 -2 5, थर्ड इज 4 -7 8, फोर्थ बताओ, ठीक है 2 -3 एंड, बहुत सिंपल, इन दोनों का सम कितना है 3, तो बस इसमें जो भी होगा x कोऑर्डिनेट उसका और इसका सम कितना होगा 3, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए सर। सिमिलरली फॉर y एंड z कोऑर्डिनेट्स भी कर दो, डन। तो आंसर इज 2 -3 4। चलें आगे चलें हम लोग, देखिए एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेंगे हम, लेट a 3, 2, 0, लेट a 3, 2, 0, b 5 3 2, c -9 6 -3,
बी 3 पॉइंट्स फॉर्मिंग अ ट्राइंगल, बी 3 पॉइंट्स फॉर्मिंग अ ट्राइंगल, right? The bisector AD of angle BAC, the bisector AD of angle BAC meets side BC at D, meets side BC at D. Find coordinates of D. Find coordinates of D. हमें D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो भाई ए बी सी जो हैं 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और वो एक ट्राइंगल बना रहे हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, द बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल बीएसी। तो बीएसी एंगल कहाँ पे बनेगा हमारा, ए वर्टेक्स पे बनेगा ना, दिस इज ए बी सी। तो बीएसी एंगल इज दिस एंगल, इस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा, इस एंगल का बाइसेक्टर इज दिस इज द बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल बी ए सी। ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये दोनों पार्ट्स इक्वल है आपस में, राइट। द बाइसेक्टर एडी ऑफ बी सी मीट्स बी सी एट डी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। तो बहुत ही सिंपल, डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मैक्सिमम बच्चा क्या मिस्टेक कर रहा होता है कि वो बी सी के मिड पॉइंट्स ले लेता है, बी सी का मिड पॉइंट। भाई ये जो डी है ना, वो बी सी का मिड पॉइंट नहीं है, राइट। तो क्या है ये डी, है ना। किसी को पता है ये प्रॉपर्टी अच्छी वाली, क्या किसी को ये प्रॉपर्टी पता है कि ये डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे हम लोग। देखो क्लास 9th में एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी ज्योमेट्री के अंदर कि अगर आप एडी, ये जो बाइसेक्टर बना रहे हैं, वो एडी जो है बाइसेक्टर, इस बीसी को एक रेशो में डिवाइड करेगा, और वो जो रेशो बनेगी ना, ये वाली रेशो बी डी इज टू डी सी, वो क्या होगी, इस एंगल को बनाने वाली जो साइड्स हैं उनका जो लेंथ है, साइड्स का जो लेंथ है ऑब्वियसली, उनका जो रेशो बनेगा, दैट विल बी द रेशो ऑफ बी डी इज टू डी सी। मतलब थ्योरम इज, ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारे क्लास 9th में थ्योरम है, इसका प्रूफ भी मिल जाएगा आपको कि AD डिवाइड्स BC, AD डिवाइड्स BC इन द रेशो AB, इधर से AB इज टू AC, इन द रेशो AB इज टू AC। AB की लेंथ, AC की लेंथ, ये दो लेंथ निकाल लेते हैं हम लोग। जो नंबर्स आएंगे, सपोज करो ये 5 आया, ये 3 आया, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं बोल रहा हूँ अभी, तो ये जो रेशो बनेगी BD इज टू DC, वो क्या बन जाएगी 5 इज टू 3, राइट। अभी देखते हैं एक्चुअल में क्या आ रहा है, AB कितना आ रहा है ना, AB लेंथ। अब AB लेंथ तो निकाल सकते हैं ना डिस्टेंस फॉर्मूले से यार, तो अप्लाई करो। 5 माइनस में 3 इज 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 माइनस 2 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 2 माइनस 0 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, तो दिस इज 3 है यार। BC निकालो, AC सॉरी, AB इज टू AC बनेगा ना, AC निकालो। माइनस का 9 माइनस का 3, माइनस 12 का स्क्वायर इज, माइनस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 6 माइनस 2 इज 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 9, ये हो गया 13। मतलब ये जो रेशो है वो हो गया 3:13 ना, देयरफॉर BD इज टू DC इज इक्वल टू 3:13। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ, सेक्शन फॉर्मूला, राइट। सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम निकाल लेंगे D के कोऑर्डिनेट्स, राइट। सो देयरफॉर यूजिंग
सेक्शन फॉर्मूला डी के कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल्स टू, लगाओ भाई 3 इंटू में -9 तो -27 प्लस 13 इंटू में 5 इज 65 अपॉन में 16। सिमिलरली 3 इंटू 6 18, 13 इंटू 3 39 अपॉन में ये 16, 3 इंटू -3 13 इंटू 2 अपॉन में ये 60। लिख लो ये जो नंबर्स आ रहे हैं तुम्हारे, कितना वैल्यू आ रहा है ये कितना बचा, 38 बचा, 38/16, 38/16 मतलब 19/8, राइट। ये हो गया तुम्हारे कितना 57/16, देन नेक्स्ट इज 17/16। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। बताओ भाई, हैप्पीली डन? यस, कोई डाउट किसी को भी इसमें? इसमें कोई डाउट है? देखो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हुआ है, साथ में सेक्शन फॉर्मूला भी यूज हुआ है, साथ में जो मेन प्रॉपर्टी थी, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर की, वो यूज हुई। ओके, कुछ बोल लो यार। चलो, मीडियन क्या होती है, किसी को पता है? व्हाट इज मीडियन? हाँ बोलो बोलो। जो साइड को बाइसेक्ट करे, एंगल बाइसेक्टर से। चल मैं बताया, मीडियन क्या होती है समझिए, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है। तो मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, हमारे पास एक लाइन, ये ट्रायंगल है अपने पास, किसी भी वर्टेक्स से, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, किसी भी वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, जो कि अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी कि बाइसेक्ट, राइट। ये जो एडी है वो क्या है, एक मीडियन है। एडी क्या है, एक मीडियन। सिमिलरली अब यहां से मैंने एक और मीडियन ड्रॉ कर दी है बीई, और यहां से एक और मीडियन ड्रॉ की मैंने सीएफ। अच्छा, किसी के माइंड में अगर ये आ रहा हो कि सर ये जो सीएफ है, क्या वो कहीं और से नहीं जा सकती थी? जरूरी थोड़ी ना तीनों एक ही पॉइंट पे मिलनी थी, जरूरी है। तीनों की तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट से होके निकलती हैं, और उस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, एंड दैट इज नोन एज सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसे? सेंट्रॉइड। दिस पॉइंट इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ठीक है जी। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया जी। अच्छा, मीडियन में जो ये सेंट्रॉइड पॉइंट है ना यार, इसकी एक खासियत है। क्या? ये सेंट्रॉइड इस मीडियन को डिवाइड कर रहा है। देखो ना, ये मीडियन है, ये लाइन है मीडियन, एडी ऐसे है ना। अब एडी के बीच में कहीं ये सेंट्रॉइड पड़ा हुआ है, ठीक है, राइट। तो सेंट्रॉइड भी तो इस वाले पोर्शन को किसी न किसी रेशो में डिवाइड कर रहा होगा ना। किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:1 फ्रॉम वर्टेक्स साइड। जिस वर्टेक्स से वो मीडियन ड्रॉ की गई है, उस वर्टेक्स वाली साइड से 2:1 रेशो बनाता है। बात क्लियर है क्या? सिमिलरली मतलब ये 2:1 रेशो हो गई इधर, यहाँ पे ये जो है BG:GE, ये 2:1 है, और इधर से CG:GF, वो हो गया हमारा 2:1 रेशो। बात क्लियर? ओके। अब बात ये आती है कि यार अगर हमें ABC के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, क्या पता है? ABC के कोऑर्डिनेट्स, तो क्या हम सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं? डेफिनेटली यस, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो D है, इसके ये BC का मिड पॉइंट है। यहाँ पे सुनो ध्यान से बात, BC का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से D के कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे? हाँ या ना बोलो पहले। D के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, बहुत बढ़िया। D के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता चल गए, A के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता होंगे, राइट। और ये जो रेशो है 2:1 पता है। अरे देखो ना, A के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता है, यहाँ पे D के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता चल गए, मिड पॉइंट फॉर्मूला, BC का मिड पॉइंट है,
और जी जो है यहाँ पे वो किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, 2:1 रेशो में। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्मूला यूज करके 2 इंटू दिस 1 इंटू दिस अपॉन में 2 + 1 = 3, उसकी हेल्प से किसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, जी के कोऑर्डिनेट्स। तो पता है वो क्या आएंगे, पता है वो क्या आएंगे, डायरेक्टली मैं लिख लूं, मैंने तुम्हें मेथड बता दिया है। अरे यार एक सेकंड मैंने यहाँ पे x1 x2 लिख दिए हैं। ये x1 y1 z1 मान लेते हैं, ये x2 y2 z2 मान लेते हैं, और ये x3 y3 z3 मान लेते हैं, राइट। तो क्या आएंगे, यस बोल रहे थे आप, हाँ x1 प्लस में x2 प्लस में x3/3, मतलब सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स करो अपॉन में 3, सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स करो अपॉन में 3, राइट। एंड सिमिलरली z कोऑर्डिनेट्स का सम अपॉन में 3। ये हो गए हमारे जी के कोऑर्डिनेट्स, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। डन है। तो वो जनरली क्या करते हैं, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स वाला जो क्वेश्चन आता है वो आपसे सीधे सीधे कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछेंगे, वो क्या करेंगे, यहाँ पे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स दे देंगे आपको, और इनमें से कहीं ना क्या करेंगे, कोई ना कोई मिस कर देंगे, ABC कुछ ऐसा डाल देंगे बीच में। ABC जो पॉइंट्स वाले ABC हैं ये वाले, ठीक है, वर्टिसेस वाले, इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं अननोन छोड़ देंगे और बोलेंगे कि उस अननोन की वैल्यू बताओ। तो फॉर्मूला यही यूज करना है, अननोन की वैल्यू आ जाएगी, राइट। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द YZ प्लेन। देखो YZ प्लेन का मतलब समझो यार क्या, इस रूम में हम हैं, ये कॉर्नर हो गया हमारे पास, कोई भी कॉर्नर उठाया, वहां से x एक्सिस लेफ्ट इज, इधर ले ली मैंने y एक्सिस, ऊपर ले ली मैंने z एक्सिस, ठीक है। तो जिधर आपने y एक्सिस ली है और z एक्सिस ली है, तो वो जो वॉल है वो क्या है आपकी YZ प्लेन, ठीक है जी, मतलब जिस पे बोर्ड लगा हुआ है, ये जो वॉल है हमारी, ये क्या है YZ प्लेन। अब इस YZ प्लेन के किसी भी पॉइंट पे आप जाओ, YZ प्लेन का ये YZ प्लेन ही मान लो कि ये दीवार का ही हिस्सा है ये बोर्ड, ठीक है। अब इस YZ प्लेन के इस वाले पॉइंट पे मैं गया लाइन, ठीक है। तो ओरिजिन से कैसे चलोगे आप, ओरिजिन से x कोऑर्डिनेट कितना चले आप, इधर तो चले ही नहीं, x कोऑर्डिनेट तो इधर जा रहे हैं, इधर तो चले ही नहीं, y कोऑर्डिनेट कुछ चले आप ओरिजिन से, ओरिजिन जैसे मान लो कि ये ओरिजिन है फिलहाल हम, ठीक है जी। तो इस ओरिजिन से आप चले, ऐसे कुछ चले, बात समझे, ऐसे कुछ चले आप ओरिजिन से, इतना डिस्टेंस किसकी तरफ, y की तरफ, है ना, y की तरफ चले। और क्योंकि ये ऊपर है यहाँ से अगर मैं बात करूँ, तो ये अगर इस पॉइंट को यहाँ पे ना काट के यहाँ पे मान लेता हूँ, तो ये z चले आप, x कोऑर्डिनेट कितना चले आप, 0 चले। इस वॉल के किसी भी पॉइंट पे आप पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको y कोऑर्डिनेट चलना पड़ेगा, z कोऑर्डिनेट चलना पड़ेगा, x कोऑर्डिनेट कितना चलना पड़ेगा, 0। बट अगर मैं बोलता हूं आपको कि यार y एक्सिस पे चलो, y एक्सिस क्या है, एक लाइन है, और yz क्या है, एक प्लेन है। अगर मैं y एक्सिस पे चलने को बोलूंगा तो आप बोलोगे कि यार x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट y हो जाएगा कुछ यूनिट, और z कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगा। बात समझे, YZ प्लेन पे कौन 0 होगा, x 0 होगा। बात क्लियर है। तो अब वो क्या बोल रहे हैं, वो कहता है कि यार देखो ये मान लेते हैं YZ प्लेन, राइट, ये एक YZ प्लेन मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है, कोई क्या नाम है इसका, 2 4 5, राइट। यहाँ कोई दूसरा पॉइंट मान लेता हूं मैं फिलहाल 3 5 2। अब इन दोनों की जो लाइन ज्वाइनिंग है वो कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, इन दोनों को ज्वाइन कर, और YZ प्लेन बीच में से ऐसे आ गया कहीं से, ठीक है। तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग है दीज 2 पॉइंट्स, ये तो डिवाइड हो जाएगी ना इस प्लेन से किसी न किसी रेशो में। ये जो लाइन का हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये जो प्लेन के अंदर दिख रहा है, ये प्लेन के अंदर नहीं है। इस लाइन का ये पॉइंट ऐसे मानो और इस लाइन का ये वाला पॉइंट अंदर की तरफ मानो और प्लेन बीच में मानो। इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो इस लाइन का इस प्लेन पे सिर्फ एक ही पॉइंट टकराएगा, ये कहीं नहीं आया क्या समझ में, आया कि नहीं आया, बोलो भाई, आया समझ में, ठीक ना। अब इधर आ जाओ भाई। तो ये जो पॉइंट है जहां पे ये लाइन इस प्लेन को टकरा रही है, मीट कर रही है, इस पॉइंट पे आके वो किसी न किसी रेशो में डिवाइड करेगा, तो वो रेशो हो जाएगी k/1, ठीक है।
तो इस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, इस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, या सिर्फ रेशो चाहिए? अरे मुझे तो रेशो चाहिए, सिर्फ के की वैल्यू चाहिए, ठीक है, राइट। तो निकाल लो यार। अब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है ये बता दो। 0 है, वाई कोऑर्डिनेट पता नहीं, जेड कोऑर्डिनेट पता नहीं, बस मुझे तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट 0 से ही हेल्प मिल जाएगी। तो मैं कहूंगा कि यार इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है अकॉर्डिंग टू द कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला हमारा जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो, लेट इट बी पी। तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए बताओ? के इंटू में 3, 1 इंटू में 2, के इंटू 3, 1 इंटू 2 अपॉन में बोलो के प्लस 1, ये होना चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट। वाई और जेड कोऑर्डिनेट लिखो ही मत फिलहाल, ठीक है, वाई और जेड जो भी है वो छोड़ दो। ये एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होना चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि ये जो प्लेन है वो कौन सा है, वाई जेड प्लेन है। तो बस अब क्या करोगे आप, यहाँ से 3k प्लस में 2 अपॉन के प्लस 1 0, तो इक्वल्स टू 0 में चला गया। के की वैल्यू क्या आ गई? -2/3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये रेशो क्या हो गई? -2:3 इंटरनली, -2:3 इंटरनली, और इसी को बोलोगे आप 2:3 एक्सटर्नली। माइनस साइन को हटा दो तो वो जो रेशो है वो एक्सटर्नली। इसका मतलब पता है एक्चुअल में क्या है कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये वाले दोनों पॉइंट्स हैं, वो दोनों पॉइंट्स यहाँ पे हैं कहीं, एक ये, और जो प्लेन है वो यहाँ पे कहीं, ठीक है। इस लाइन को जब मैं एक्सटेंड करूंगा तो फिर वो प्लेन इस लाइन को डिवाइड करेगा, रेशो 2:3। बाहर से कर रहे हैं, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है भाई? उस लाइन को एक्सटेंड करने पे डिवाइड करना है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि मेरे पास 20 रुपए, आपके पास 20 रुपए हैं, बट आपने किसी से 30 रुपए मांगे हुए हैं और आप उसको 30 रुपए देना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? एक तरीका तो एक मैं 10 रुपए कहीं से अर्न करूंगा मैं, तब 30 रुपए हो जाएंगे तो मैं दे दूंगा। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भाई यार एक काम करते हैं, उसको 30 रुपए देने ना, 10 रुपए किसी और से मांग लेते हैं, उसको फिर बाद में दे देंगे। तो 30 रुपए तो दे रहे हो ना, बट मांग के दे रहे हो, ठीक है। तो वही वाला हिस्सा यहाँ पे है कि 2:3 एक्सटर्नली का मतलब यही है कि वो बाहर से आके करेगा, राइट। तो वो वैसे वाला डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन का ये मतलब। चले फिर आगे चले हम लोग। तो सिमिलर सा एक क्वेश्चन और करते हैं जरा। अच्छा, इसमें अगर वो मान लो एक और क्वेश्चन इसी के अंदर ये बन जाता है कि पी के कोऑर्डिनेट्स भी बता दो यार, पी के वो कोऑर्डिनेट्स ही पूछ लेता, तो हम बोलते हैं कि यार देखो के की वैल्यू आएगी ये -2/3, फिर हम इसका y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं के की फॉर्म में, और उसमें के की वैल्यू डाल देते हैं। फिर z कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं, वही सेम फॉर्मूले थे, और z कोऑर्डिनेट में भी क्या आता, के आता, के की वैल्यू ये वाली डाल देते। डन है। 2 - 1 3 एंड सिमिलर क्वेश्चन जैसा अभी मैंने किया है, उसमें बस पॉइंट चेंज कर रहा हूं, और प्लेन जो है वहां पे क्या दिया हुआ था, YZ प्लेन दिया हुआ था। अभी यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन चेंज होने वाली है, ठीक है। -1 2 1, राइट। एंड वी हैव टू फाइंड रेशो अगेन, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन हमें गिवन है बेटा, x प्लस में y प्लस में z इक्वल्स टू 5, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। We have to find the ratio in which the line joining this and this is divided by the plane having equation। तो क्या करना है अब, यहाँ पे जो प्लेन दिया हुआ है इस बार, इस प्लेन की इक्वेशन ये है, ठीक है। ये वाला पॉइंट इधर हो गया, ए पॉइंट नाम दे दिया मैंने इसको बी, तो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और ये हमने मान लिया कि ये प्लेन इस ए बी को डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, k:1 रेशो। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होंगे, अब लगाओ p के कोऑर्डिनेट्स, k इंटू में b का x कोऑर्डिनेट, तो दैट इज -1, तो माइनस का k हो गया, प्लस 1 इंटू में a का x कोऑर्डिनेट इज 2 अपॉन में k प्लस 1, राइट। सिमिलरली अब k इंटू में 2, देन फिर 1 इंटू में -1 अपॉन में k प्लस 1, यही होगा ना। देन अगेन k इंटू में 1 इंटू में 3 अपॉन में ये k प्लस 1, राइट। ये हो गया हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स। अब ये जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, प्लेन में लाई कर रहे हैं ना। p पॉइंट
P lies on the plane, so therefore it satisfies equation. It satisfies कौन सी इक्वेशन? x प्लस में y प्लस में z इक्वल्स टू 5. तो बस ये जो x y z आए हुए हैं p के कोऑर्डिनेट्स, इन तीनों का सम इक्वल्स टू 5 रखो. तो इन तीनों के सम में देखो डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो न्यूमिनेटर्स को ऐड करो, 2k k और k. तो k चले गए, 2k बचा. यहाँ पे 3 प्लस 2 5 माइनस 1 4 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स k प्लस 1 उधर चला गया. तो 5k में से 2k गया, 3k, ये हो गया माइनस का 1. इसका मतलब k की वैल्यू -1:3. दैट मीन्स ये जो प्लेन है वो इस AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:3 एक्सटर्नल. बोलो समझ में आया कि नहीं? चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए. फाइंड distance of point 2, 3, -5 from first part is xy plane, yz plane, zx plane, fourth is x-axis, y-axis and z-axis. मेनली मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि किसी पॉइंट का किसी प्लेन से डिस्टेंस और किसी एक्सिस से डिस्टेंस, राइट? तो चलो ट्राई करते हैं. एक्स वाई प्लेन से जो डिस्टेंस होता है वो 5 है. ओके हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया यार, है ना? देखो मैंने तुम्हें बताया था यार कि ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड, उनके जो मॉडुलस होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? डिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम द प्लेन्स. कौन से प्लेन? एक्स वाई वाई जेड, ये सब. तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है ना, पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो उस पॉइंट का किससे डिस्टेंस होता है? एक्स, है ना? तो वाई जेड से डिस्टेंस होता है. ऐसे याद रखें, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है उस पॉइंट का वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस होता है. बट प्रोवाइडेड एक्स कोऑर्डिनेट अगर नेगेटिव है तो उसका मॉडुलस कर लेना, ठीक है? तो इसका मतलब वाई जेड प्लेन से जो डिस्टेंस होगा वाई जेड, ये दैट विल बी 2. वाई कोऑर्डिनेट किससे डिस्टेंस होगा? एक्स जेड प्लेन से. एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस होगा वाई कोऑर्डिनेट, दैट इज 3. एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस कितना होगा? जेड कोऑर्डिनेट विद द मॉडुलस साइन. तो -5 का मॉडुलस करेंगे हम लोग, -5 का मॉडुलस इज, ठीक है? अब बात आती है किसी पॉइंट का एक्स वाई जेड एक्सिस से डिस्टेंस कितना होता है. सॉरी, फोर्थ का √34. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है. √13 सिक्स्थ का जेड एक्स, फिफ्थ का तो बता ही दिया. देखो भाई बहुत सिंपल है यार. एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है ना किसी पॉइंट का, पॉइंट ए बी सी अगर मैं मान लेता हूँ इसको, हाँ अगर मैं इसको ए बी सी या एक्स वाई जेड मान रहा हूँ, चलो एक्स वाई जेड माना तो हुआ था ऊपर आपने, फिर ए बी सी क्यों मान रहा हूँ मैं? जो आपने एक्स वाई जेड माना हुआ है, तो एक्स एक्सिस से एक्स वाई जेड का जो डिस्टेंस होता है वो होता है रूट के अंदर y² + z². इस पॉइंट से जब आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनेगा वो बनेगा आपका x00. क्या बनेगा वो? x00. और पॉइंट क्या है हमारा? एक्स वाई जेड. तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा भाई? वो डिस्टेंस होगा हमारा रूट के अंदर y² + z², राइट? सिमिलरली वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा किसी पॉइंट का? तो y को हटा दो तो x और z बचे, राइट? तो x² प्लस में z². z एक्सिस से डिस्टेंस x² + y². तो आप बस फॉर्मूले में वैल्यू डालते जाओ, आंसर निकालते जाओ. y u z दैट मीन्स √34. x और z कितना हो गया? √29, √30. तो ये आपको पता होना चाहिए. और फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है? मैंने बताया अभी
ये जो एक्स वाई जेड है, इस पॉइंट से अगर आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, एक्स एक्सिस पे, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और वाई और जेड जीरो है। देखो एक्स एक्सिस पे वाई और जेड तो वैसे ही जीरो होने, तो एक्स कोऑर्डिनेट उतना ही होगा जितना आपका पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में एक्स कोऑर्डिनेट बने, राइट। सिंपल सा लॉजिक, ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। आ रहा है भाई समझ में कुछ। इक्वेशंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एक्सिस ये वाले इक्वेशंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस एंड इक्वेशंस ऑफ एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन्स। चलो ये इक्वेशंस और पढ़ लेते हैं कि इक्वेशंस क्या होती हैं। तो कोई मुझे बताना चाहेगा एक्स एक्सिस जो होगी 3D के अंदर, 3D के अंदर हम बात कर रहे हैं, राइट। तो जैसे कि अगर मैं 2D में 1 मिनट के लिए बात करूं तो 2D में एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, याद है किसी को, y इक्वल्स टू 0। तो अभी 3D में क्या होगी यार, y इक्वल्स टू 0 एज वेल एज, बहुत बढ़िया है ना। एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, y इक्वल्स टू 0 कॉमा z इक्वल्स टू, इन दोनों का जो कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन, वो पूरा एक इक्वेशन बना, एक लाइन की इक्वेशन। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइन के सभी पॉइंट्स को सेटिस्फाई करने वाली जो कंडीशन है वो तो यही है ना। देखो किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखनी है, किसी भी प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, तो हमें ऐसी इक्वेशन लिखनी होती है जो कि सभी पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे। तो सभी पॉइंट्स को सेटिस्फाई करने वाला रिलेशन तो यही है हमारा, ठीक है। सिमिलरली वाई जेड एक्सिस की इक्वेशन लिख लो और इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स लिखो, जल्दी से लिखो। एक्सिस की इक्वेशन डन, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या बनी, y एक्सिस की इक्वेशन x0 z0, राइट, और z एक्सिस की इक्वेशन x एंड y बोथ 0, राइट। अच्छा xy प्लेन की इक्वेशन क्या हो गया, xy प्लेन की, xy प्लेन इज दिस है ना, ये जो फर्स्ट है आपका ये xy प्लेन है। तो xy प्लेन में हर पॉइंट पे z कोऑर्डिनेट 0 होगा ना यार। आप किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, बट z कोऑर्डिनेट तो फिक्स रहेगा, दैट इज z इक्वल्स टू 0। ऐसे ही वाई जेड प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल्स टू 0, दिस इज y इक्वल्स टू 0। अच्छा अगर मान लो आपसे बोल दिया जाए xy प्लेन के पैरेलल, xy प्लेन के पैरेलल कोई प्लेन है, तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स वाई प्लेन के एक्स वाई प्लेन इज दिस, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो छत है, ठीक है, ये इसकी इक्वेशन बतानी है, या ऐसे सोचो कि ये जमीन उठ के थोड़ी सी ऊपर आ गई और ये यहाँ पे आ गई, यही फर्श उठ के यहाँ पे आ गया, राइट। तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स और वाई, तो बेटा देखो ये एक्स तो चेंज होता रहेगा ना हर पॉइंट पे, जैसे जैसे आगे पीछे जाओगे वाई भी चेंज होता रहेगा। अरे यार ये फर्श उठ के यहाँ पे आ गया है, राइट, ये वाला फर्श उठ के यहाँ पे आ गया, तब मुझे इस पॉइंट पे आना मान लो, तो क्या करोगे आप, एक्स कोऑर्डिनेट चलोगे, अब नीचे बीच में खाली स्पेस है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट चले, वाई कोऑर्डिनेट चले नीचे और जेड कोऑर्डिनेट इतना चले, राइट, जितना भी हाइट है। फिर आप यहाँ पे आ रहे हैं, चाह रहे हैं, अब एक्स कोऑर्डिनेट चेंज किया, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ, बट जेड कोऑर्डिनेट, अब इस पूरे इस पे चले जाओ लोग, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा हर पॉइंट पे अलग अलग, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होता रहेगा, बट जेड कोऑर्डिनेट ये जो हाइट है वो तो सेम हो गई ना, इस छत के किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो z कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, z इक्वल्स टू कांस्टेंट, और सिमिलरली फॉर अदर्स। नहीं समझे, ऑब्वियसली क्लियर टू ऑल। तो चलो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है 3D। तो अब आप किसी बुक से उठाएंगे, है ना, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है उससे आप 3D के सारे क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे, राइट।